से स्टार्ट करो। हाँ बोलो। हम्म लॉग कॉस एक्स के बेस में साइन एक्स, क्या करना है इसका? एट, ये खाली डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। 5/4, ठीक। मतलब डेरिवेटिव करना है और उसमें एक्स की जगह में 5/4 पुट कर देना है। तो क्या दिक्कत हो रही है इसमें? इसको पहले तो फॉर्मूला के हिसाब से लिख लो। क्या होता है फॉर्मूला? लॉग ए के बेस में बी का। हाँ, ठीक है। लॉग कॉस एक्स वाई लॉग साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, कोसेंट रूल लगाओ। लॉग साइन एक्स इंटू 1/cos x और cos x का माइनस साइन एक्स, माइनस लॉग cos x और log sin x का हो जाएगा 1/sin x और sin x का cos x, और अपॉन में log sin x का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये माइनस का 10x हो गया, माइनस 10x log ऑफ sin x। दूसरा माइनस का log cos x इंटू cot x अपॉन में log sin x का होल स्क्वायर। ठीक है। अब जहां जहां 1 हो गया वो कौन से दो हैं? ये दोनों, इनको हटा दो यहाँ से। अच्छा, अब जो बच गया उसमें हम लोगों ने 1/√2 लिखना है सारी जगह में। तो ऊपर आ गया सबसे पहले माइनस लॉग 1/√2, और यहाँ पे भी लॉग 1/√2। ओ भाई साहब, ये गड़बड़ हो गया, रुक जा, हैंग हो रहा है थोड़ा सा। हो गया ना। हम्म हम्म तो कितना हो गया वहाँ पे? -2 log, और नीचे में क्या है? √2 लॉग होल स्क्वायर। हाँ, तो लॉग 1/√2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान रखना, लॉग 1/√2 का होल स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको इसके साथ काट सकता हूँ? हाँ, तो बचा क्या? -2 log 1 माइनस का log√2। log 1 की वैल्यू 0, माइनस से माइनस गायब। अब क्या बचा? 2/log√2। अब 2/log√2 को हम लोग क्या कर सकते हैं? हाफ log2 लिख सकते हैं। ये 2 ऊपर भाग जाएगा, 4/log2। अब देख आंसर को उसने कहाँ पे छोड़ा हुआ है। वो तो ऑप्शन से पता चल जाएगा ना, क्वेश्चन पेपर के। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ऐसा कर लो, 4 इंटू यहाँ पे log 1 लिख लो, यहाँ log 2 लिख दो। log 1 किसकी वैल्यू होती है? log e की, और ये log 2 है। तो फाइनली आंसर क्या हो गया? 4 log e के बेस में 2। ये दिया होगा आंसर ना होगी। हाँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। हम्म हम्म ओके, बस हो गया। ओके। नहीं नहीं, प्रोटेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, 5/2 डालेगा, x की जगह 1 डालेगा, cot 5/2 तेरा कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा डेरिवेटिव। -1, इसका कितना हो जाएगा? cos x स्क्वायर πx/2 माइनस में, और 1 π/2 सामने आ जाएगा। ठीक है, और ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 है। हाँ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक सेकंड, ये इन टू में है, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में अगर मैं इसको ऊपर भेज दूँ तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर πx/2 अपॉन में, ये जो π/2 है इसको 2/π लिख सकते हैं। लिमिट क्या है? एक्सटेंड्स टू 1। आ गया आंसर, साइन स्क्वायर π/2, 2/π इसका आंसर होगा। चलो, हाँ वो छोड़ दे, रहने दे, कोई बात नहीं। तो करते करते कई बार अलग तरीका भी आ जाता है, उसमें थोड़ा भला होगा। कॉस साइन में ब्रेक किया होगा शायद मैं। हाँ, हो गया, डन है। हाँ, पूछ पूछ पूछ। लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2।
कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, हाँ अच्छा अच्छा, थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन। क्या करोगे इसको कॉस साइन में एक बार ब्रेक करके देखो, अगर कुछ उससे फायदा हुआ तो, वैसे होगा नहीं। मैंने इसको मेरे ख्याल से 3 बार डेरिवेटिव किया हुआ। हाँ वही करके, हाँ। अरे आएगा, अब उसको करना पड़ेगा 3 बार, या फिर कुछ और नया तरीका सोचो तब जाके होगा। एक तो जो मुझे लग रहा है पाई माइनस 2x को अगर हम लोग y ले लेते हैं, इससे कुछ हो सकता है शायद। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, पाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई टू माइनस वाई बाई टू। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं, कॉट पाई बाई टू माइनस वाई बाई टू, मतलब 90 माइनस वाई बाई टू, और ये माइनस कॉस 90 माइनस वाई बाई टू, नीचे हो गया वाई क्यूब, और एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू अगर यहाँ डालते हैं तो ये हो जाएगा वाई टेंड्स टू 0। कॉट 90 माइनस वाई बाई टू मतलब tan वाई बाई टू, और ये माइनस का साइन वाई बाई टू अपॉन में वाई क्यूब, लिमिट वाई टेंड्स टू 0। अगर मैं इसको साइन कॉस में ब्रेक करता हूँ तो साइन वाई बाई टू कॉमन हो जाएगा। उससे कुछ फायदा होगा कि नहीं वो सोच रहा हूँ। कॉस वाई बाई टू डेरिवेटिव करना पड़ेगा, देख इसका और कोई तोड़ नहीं है, डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं तोड़ूंगा भी तो उसमें कितना सक्सेसफुल होगा पता नहीं। 3 बार डेरिवेशन होगा। अब मैंने पाई माइनस 2x तो हटा दिया ना यहाँ से, अब करो क्या आएगा, tan वाई बाई टू का क्या होता है बताओ, वाई बाई टू इंटू हाफ, और फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस का वाई बाई टू इंटू हाफ, और ये बन गया 3y²। अभी भी डालोगे तो प्रॉब्लम होगा, एक बार और करो। हाँ जब तक वाई एलिमिनेट नहीं होगा तब तक करते रहना पड़ेगा, और लास्ट में वाई की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है उसको करने का, इसको करते रहो फिर वो चलते रहेगा। हाँ और चल ठीक है। तुम लोगों ने कल जो प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था उसके ऊपर में एक पेपर है, थोड़ी देर के बाद दूंगा। उससे पहले जो बचा हुआ है, जैसे अभी तुम लोग 12वीं में कुछ प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हो, जिसके अंदर में 3 चीजें आएंगी। एक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में लिंक हो जाएगा तुम्हारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कंसेप्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स करके कुछ होता है, और साथ में बेस थ्योरम। ये सब इंटर रिलेटेड हैं दूसरे के साथ में। और एक तुम्हारा अलग से होता है बर्नौलीज ट्रायल, इससे क्वेश्चन आता है तुम्हारे पेपर में, एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो तुम्हारा बुक है एनसीईआरटी, उसमें जब इस चैप्टर में पढ़ोगे पहुंचोगे तो पहले एक्सरसाइज में इसके बारे में बात होगी। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ऐसा जब लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि तुमको एक इवेंट है ए जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड और टेकन प्लेस। इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड और टेकन प्लेस। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे अगर तुमको पता चल गया कि इस तरह की कुछ बातें वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट समथिंग हैज ऑलरेडी अकर्ड और टेकन प्लेस, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। अब ये तुमको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, तो ऑब्वियसली जिस क्वेश्चन में ये लैंग्वेज होगा कि यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट गिवन दैट समथिंग हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो समझ जाना कि वो इस फॉर्मूला की बात कर रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। अब इसमें होता क्या है, 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक इसका वर्ड प्रॉब्लम होता है, और एक जो मैं कल तुम लोगों को कुछ फॉर्मुलाज लिखवा रहा था उसको लिंक करके क्वेश्चन बनते हैं, जो कि पेपर में आते भी हैं तुम लोग के। कौन से वाले फॉर्मुलाज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कल हमने डिस्कस किए थे डिमॉर्गन्स लॉ, एक वो माइनस वाला फॉर्मूला, उसके साथ में पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी वाला, और फिर ये पी ए बाई बी, इन सबको मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं। हर साल आते हैं तुम्हारे पेपर में, 1 या 2 क्वेश्चन तुमको देखने के लिए मिलेगा। कोई भी पेपर उठा लो, तो अभी कर रहे थे पीवाईक्यू, उसमें तुमको देखने को मिल रहा होगा ऐसे क्वेश्चन। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग और कर देता हूँ। पहले इस फॉर्मूला को दोबारा लिख देता हूँ। सोचो कि पी ए बाई बी इज इक्वल्स टू पी इंटरसेक्शन बी। अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन वो कैसे बनाएगा, जो मैं भी कह रहा हूँ। जैसे पहला केस ले लेते हैं, सपोज कर लो A इज अ सबसेट ऑफ B। तो अगर A B का सबसेट है तो टेल मी व्हाट इज A इंटरसेक्शन B। तुमने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, या B हो जाएगा, A होगा ना।
ए बी का सबसेट है, तो इंटरसेक्शन बी इज ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या प्री ए के इक्वल हो जाएगा। अब सोचो इस क्वेश्चन में ये कंडीशन देख के वो तुमको पूछेगा व्हाट इज पी ए बाई बी, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो गया, पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और इसको तो तुमने पी ए के इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा पी ए बाई पी बी। अब यही कंडीशन देखे अगर वो तुमसे पूछता व्हाट इज पी बी बाई ए, तब क्या होता सोचो। तुम यहाँ पे पी इंटरसेक्शन बी लिख के पी ए लिखते, लेकिन अभी तुमने प्रूफ कर दिया है कि इस केस में पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू हो जाती है तुम्हारे 1 के इक्वल। सेकंड, ये सब क्वेश्चन बन के आए हुए हैं तुम्हारे पेपर में। अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो इसके बारे में पता है कुछ, क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कोई भी ऐसे दो इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा जीरो होगी। जैसे सपोज कर लो ए एक इवेंट है, बी एक इवेंट है। इवेंट क्या है कि तुमने एक डाई फेंका और तुम्हें चाहिए डाई के ऊपर में इवन नंबर, ये तुम्हारा ए इवेंट है। और बी इवेंट क्या कहता है कि तुम्हें चाहिए एक ऑड नंबर। तो इवन नंबर का मतलब है यू आर इंटरेस्टेड फॉर दीज नंबर्स 2 4 6, और ऑड नंबर का मतलब है यू आर इंटरेस्टेड फॉर दीज 3 नंबर्स 1 3 5। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 5। और अगर मैं पूछूं कि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर क्या होगा 0। तो सोच लो कि अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी इंटरसेक्शन ए ये दोनों ही किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब इसी के अंदर में एक और केस लेते हैं जिसमें हमने 3 कॉइन को फेंका है। अब 3 कॉइन को फेंकते हैं तो जो तुम्हारा सैंपल स्पेस होता है वो कैसे ड्रॉ होता है, 4 बार एच 4 बार टी, फिर 2 बार एच 2 बार टी, फिर 2 बार एच 2 बार टी, और फिर एच टी अल्टरनेट चलता है। अब सपोज कर लो इसके अंदर से मैं तुमको बोलूं कि आई नीड एच टी एच, अच्छा 2 बार लिख दिया। इसके अंदर से मैं तुम्हें 2 इवेंट कंसीडर करने के लिए बोल रहा हूँ, और वो 2 इवेंट क्या है, एक है ए एटलीस्ट 1 हेड और दूसरा है बी एटमोस्ट 1 हेड। ए क्या है एटलीस्ट 1 हेड और बी क्या है एटमोस्ट 1 हेड। तो बताओ कौन कौन से कवर होंगे इसके अंदर में। जैसे अगर एटलीस्ट 1 हेड की बात कर रहे हैं, मैं उसको टिक मार लूंगा, बताओ नीचे वाले को छोड़ के बाकी सारे। और एटमोस्ट 1 हेड में क्या होने वाला है, एक या एक से कम हेड, तो क्या होगा एक या एक से कम हेड, तो एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, तो ऑब्वियस सी बात है तुम बोलोगे इट इज नॉट इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स कि पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। बट अगर मैं यहाँ पे पी ए यूनियन बी कर दूं, तो क्या ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहा है। और इस केस में अगर मैं पी ए यूनियन बी करता, तो क्या ये भी पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहा होता। दैट मीन्स इन बोथ दिस केसेस पी ए यूनियन बी जो है सैंपल स्पेस को कवर कर रहा है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन बोथ दिस केसेस पी ए यूनियन बी जब तुम निकालोगे तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पी इंटरसेक्शन भी 0 है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ये तुमको पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है। और कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी होते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि देयर आर 3 इवेंट्स ए बी सी विच आर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो जब तुमको ये कंडीशन मिल गया तो समझ जाओ कि ऐसे केस के अंदर जब तुम पी ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू लिखने जाओगे, तो that value will be always equals to 1, and that value will be also equals to PA plus PB plus PC. That value is equals to 1. अब ये जो लास्ट वाली बात बोली है इसको ध्यान देना, क्योंकि कल के पेपर का एक क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को थर्सडे और करके, सोचो क्या था उस क्वेश्चन के अंदर में। हाँ, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है वो तीनों इवेंट्स जो हैं दैट आर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो वैसे केस में तुम्हारे जितने भी इंटरसेक्शन वाले सेन होगा वो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और तुम्हारा टोटल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी ए यूनियन बी यूनियन सी की वो 1 के इक्वल होगी, मतलब पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल्स टू 1। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे पेपर में। ओके, ये हो गया। उसके बाद एक केस और आता है जहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं।
अब मान लो सपोज कर लो कि तुम्हारा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब बताओ इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या कंडीशन होता है आइडिया इसके बारे में? अगर तुम्हारे दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो इसके अंदर हमेशा पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। अब सोचो क्वेश्चन में ये लाइन पहले ही दे दिया कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और उसने तुमसे ये दोनों निकालने के लिए बोला है, एक पी ए बाई बी और एक पी बी बाई है। क्या क्या होगा बताओ? नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला है और हमें कंडीशन पता है कि ये होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। अब उसने पी ए बाई बी और पी बी बाई, ऊपर वाला हो जाएगा पी ए और नीचे वाला हो जाएगा पी बी। तो इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। और बाकी मैंने कल की क्लास में जो जो फॉर्मूलाज दिए थे एक बार उसको ध्यान रखना। पी ए यूनियन बी का होल डैश बताओ, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा, इसको पढ़ोगे कैसे? इसको पढ़ना है तुम्हें नाइदर इन ए नॉर इन बी। जिस क्वेश्चन में नाइदर इन ए नॉर इन बी बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो एंड को साइलेंट कर रहा है, क्योंकि अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। ए डैश मतलब नाइदर इन ए, बी डैश मतलब नाइदर इन नॉर इन बी, यहाँ एंड है, एंड को उसने साइलेंट कर दिया, नाइदर इन ए नॉर इन बी। तो उस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करना है। और ये कैसे करेंगे? पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि 1 माइनस पी ए यूनियन बी कर देंगे। इसका सेकेंड लॉ होता है पी इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज पी ए डैश यूनियन बी डैश। इसके अलावा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू और पी बी इंटरसेक्शन ए डैश की वैल्यू, यही मैंने कल बताया था। कैसे निकालते हैं बताओ? देखो, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो ना तो इसका वेन डायग्राम बना लो। ये रहा तुम्हारा दो सेट्स ए एंड बी। अब बताओ जब तुम ए को इंटरसेक्ट करोगे बी डैश के साथ में तो कौन सा रीजन आएगा? ये पूरा ए है, बी डैश मतलब ये वाला पार्ट खाली और बाहर वाला पूरा, बट हमें तो ए से इंटरसेक्शन देखना है तो ये आ गया। तो इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल्स टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सेम उसी तरीके से इसका हो जाएगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब जो जो बातें मैंने बताई हैं इनको लेके तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस खूब सारे आते हैं। ये जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं रिलेटेड टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसके छोटे क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू दैट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है। तो कुछ क्वेश्चंस पहले करते हैं इसके ऊपर में, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जितनी भी बातें लिखी हैं इनको यूज़ करना है हम लोग। आने वाले जो क्वेश्चन अभी मैं दूंगा उसमें ये सारी बातें तुम्हारी यूज़ होने वाली है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पी ए की वैल्यू दे रखी है 1/2, पी ए यूनियन बी दे रखा है 2/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 1/6। तुमको फाइंड करना है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी। करो। पी ए डैश इंटरसेक्शन वी 1/2 है ऑप्शन में। यस, व्हाट अबाउट? इसका तो अभी हमने फॉर्मूला ही लिखा था ना। तो ठीक कर उसको। इसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने अभी? पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। पी बी की वैल्यू बस तुम्हें निकालनी पड़ेगी, ये तो हमें पता ही है, और वो निकालने के लिए वी हैव आवर फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी प्लस पी इंटरसेक्शन। तो अब तुमको ये तो पता ही है कि पी बी निकालने का मतलब इसको यहाँ भेजेंगे, तो ये रह गया 2/3 प्लस 1/6 माइनस 1/2। एलसीएम ले लिया 6 का, 4 प्लस 1 माइनस 3, तो 2/6 होगा। 2/6 मतलब 1/3। 1/3 यहाँ डाला, 1/3 माइनस 1/6 कर लो, यहाँ पे कितना बनाइए 2 माइनस 1 दैट इज 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी ए दे रखा है हमें 1/3
पी बी दे रखा है हमें 1/6 और पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है हमें 1/12। क्वेश्चन चाहता है कि तुम उसको निकाल के दो पी बी बाई ए डैश। वन बाई एट आ रहा है दोनों का। हाँ अच्छा, पहले इसका फॉर्मूला बताओ, क्या बताया था? पी बी बाई ए डैश का फॉर्मूला क्या बनने वाला है? पी बी इंटरसेक्शन ए डैश अपॉन पी ए डैश, और पी बी इंटरसेक्शन ए डैश मतलब पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए डैश का मतलब है 1 माइनस पी ए। अब देखते हैं, सारे वैल्यूज हैं हमारे पास में। पी बी है 1/6, ये है 1/12, और ये 1 माइनस 1/3। ऊपर बैठ गया 12, ये बन जाएगा सब कुछ काट के 1/12, ये ऊपर जाएगा 3/2, 1/8 आ रहा है। यही बोला था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी ए की वैल्यू दे रखी है 0.5, पी बी दे रखा है 0.7, और पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.3। हमें फाइंड करना है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, तीनों का सम। माइनस में प्रोबेबिलिटी आता है। क्या हो गया? माइनस माइनस की बात कहाँ से आ गई इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन तो सही है बिल्कुल। पहले पी यूनियन बी निकाल चुके होगे, निकाले उसको, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी ना। 0.1, दिस प्लस दिस माइनस दिस। हाँ, कितना आया? 0.9 आया होगा, उसको 1 माइनस किया तुमने, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी की वैल्यू आई होगी, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे इन तीनों को बांध 0.9, तो ये 1 माइनस 0.9, ये हो गया 0.1। अब पी ए डैश इंटरसेक्शन बी मतलब पी बी, हाँ तो 0.7 माइनस 0.3 मतलब ये 0.4 हो गया, ऐड करते हुए चले जाओ। और पी ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया तुम्हारा 0.2, तो तुम्हारा आंसर है 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी सी एंड डी आर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ये वही वाला केस आ गया फिर से। क्या बताया था अभी? उसने बोला है ए बी सी एंड डी आर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो क्या करना होगा? सबसे पहले पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल। और क्वेश्चन में तुम्हें एक कंडीशन दे रखा है 2PA इज इक्वल्स टू 3PB इज इक्वल्स टू 4PC इज इक्वल्स टू 5PD। क्वेश्चन चाहता है कि तुम निकालो फाइंड 77 टाइम्स ऑफ P ऑफ A।
निकाल। ये तुमको बाय डिफॉल्ट दे रखा है, जब उसने तुमको बोल दिया है कि ए बी सी डी आर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी गिवन है। थर्टी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें बाकियों को पी ए के टर्म्स में करना है, तो पी ए की जगह पी ए रहने देते हैं, पी बी की जगह लिख देते हैं 2/3 ऑफ पी ए, पी सी की जगह लिख देते हैं 1/2 ऑफ पी ए, और पी डी की जगह लिख देते हैं 2/5 ऑफ पी ए। यही होगा। अब इसका एलसीएम लिया, 3 to 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 होगा। तो यहाँ पे 30 पी ए, हाँ ऊपर 77 आ जाएगा। अब 77 पी ए अगर आ गया तो इसकी वैल्यू हो गई, पी ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, मतलब ये सब कुछ करके आ जाएगा 77 पी ए। तो यहाँ से तुम्हारा 77 पी ए की डायरेक्ट वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट, पी ए डैश की वैल्यू दे रखी है 0.7, पी बी डैश की वैल्यू दे रखी है 0. नहीं खाली के, पी ए यूनियन बी दे रखा है 0.8, और तुम्हें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता दिया है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बदले में चाहता है कि तुम उसको के की वैल्यू निकाल के दो, व्हाट इज के। हम्म, 2/7 है ऑप्शन में, ठीक है। आई थिंक इंडिपेंडेंट इवेंट का अगर याद है तो फिर सीधा सीधा हम लोग क्या करने वाले हैं, पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। अब हमारे पास में पी ए की वैल्यू जो भी है उसको माइनस करना पड़ेगा पी ए लाने के लिए, तो ये 0.3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस के, ये आ गया तुम्हारा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। अब अपने फॉर्मूले में चलते हैं, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास में है, पी ए इज 0.3, ये हो गया 0.3 इंटू नहीं 1 माइनस के, इट्स ओनली 1 माइनस के, और दूसरे साइड में है अपने पास में 0.8 प्लस 0.3 इंटू 1 माइनस के। इसी को सॉल्व करके के की वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे होगा, तो 0.8 प्लस 0.3 माइनस 0.3 के इज इक्वल्स टू 0.3 प्लस 1 माइनस के। 0.3 से कैंसिल हो गया, इसको यहाँ फेंकते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं, तो ये 0.2 ये इधर आएगा तो बन जाएगा के प्लस 0.3 मतलब 1.3, तो आंसर इज 2/3। क्यों, हाँ यहाँ पे माइनस, तो कितना हो गया तुम्हारा 0.7 के। 0.2 इज इक्वल्स टू 0.7 के की वैल्यू हो गई 2/7। ठीक है, ठीक है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन तो हो गए, अब थोड़े से आते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। देखो वर्ड प्रॉब्लम में किस तरह से क्वेश्चन होगा। अब देखो वहां पे तुमको ये पहचानना है कि क्वेश्चन इसका है, उसका मैंने तुम लोग को तरीका क्या बताया था अभी, स्टार्टिंग में ही देख लोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया होगा। जैसे कि क्वेश्चन ये वाला देखना, 2 dice are thrown together, 2 dice are thrown together, what is the probability that
the sum of the numbers on the two dice is 4. Sum of the numbers on the two dice is 4, given that the numbers on both the dice are different. और थोड़ा देख के करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें तुम्हें पहले पी ए लिखना है, फिर पी बी लिखना है, उसके बाद ढूंढना है व्हाट इज पी इंटरसेक्शन बी, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑफ पी ए बाई बी। क्योंकि इसके अंदर जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है वो है कि दोनों नंबर का सम 4 होना चाहिए। गिवन दैट के बाद जो इवेंट है वो है कि दोनों नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए डाई के ऊपर में। तो ये जब तक नहीं भरा होगे जो भी आंसर बोलोगे गलत ही आएगा, ध्यान रखना, ये इस तरह से जाता है क्वेश्चन। ये चार्ट रेडी करो पहले, ठीक है। गलत आंसर है। स्टार्टिंग में ना गलत ही आएगा, फिर धीरे धीरे ठीक होगा। अच्छा, एक एक करके चलते हैं। फर्स्ट इवेंट जो हमें निकालना है जिसकी प्रोबेबिलिटी वो क्या है, नहीं 1/2 नहीं है, तुमको मैंने क्या बोला था, इंडिविजुअली निकाल लो। सम इज 4, कितने केसेस होंगे, 1 3 3 1 2 2। एंड डोंट से कि सर ये नहीं, अभी मैंने वो बोला ही नहीं है ना, मैंने तो सीधा बोला सम इज 4, तो 3/36। सेकंड इवेंट क्या है जो गिवन दैट के बाद में है, वो है कि बोथ द नंबर्स आर डिफरेंट, डिफरेंट नंबर चाहिए। कितने केस बनेंगे, डिफरेंट नंबर्स। उसको क्यों देख रहे हो, मैंने एक सिंगल केस तुमको दिया है कि डिफरेंट नंबर्स कितने हो सकते हैं दो डाई के ऊपर में, जब तुम दो डाई फेंकते हैं 30, क्योंकि डबलेट 6 होते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे 30/36। देन यू गो अगेन एंड फाइंड आउट व्हाट इज कॉमन इन दिस टू। इसे बताओ कॉमन कौन सा है। कॉमन का मतलब क्या है कि इन दोनों को मिक्स करो कि सम भी 4 आ जाए और दोनों नंबर डिफरेंट भी हो जाए। दो ही केस है, तो यहाँ पे लिखोगे 2/36। अब ये यहाँ पे पुट होगा, तो ऊपर आ गया 2/36, पीबी के जगह आ गया 30/36। काट के आंसर कितना आया, 1/15। नहीं 2 कॉमा, अरे ये दोनों होगा, ये नहीं होगा। हाँ, तो आंसर क्या हुआ, 2/36। अब समझ में आया कैसे आ रहा है। लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, अभी नहीं आया समझ में, अभी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड समझ में आएगा। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, what is the probability of getting 4 on the third toss? What is the probability of getting 4 on the third toss, given that 6 and 5 must come on first and second toss respectively? Given that 6 and 5 must come ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड टॉस रेस्पेक्टिवली। ऑर्डर वही रखना, पहले पी ए जो निकालना है, पी बी जो गिवन दैट के बाद है, फिर उनका इंटरसेक्शन, फिर फॉर्मूला। उसको छोड़ के कुछ भी करोगे वो गलत आंसर की तरफ चले जाएगा। वन कैसे होगा, हाँ बारीकी से चलो ना, पहले इसको इसको फिर उसका इंटरसेक्शन फिर फॉर्मूला। 3 स्टेजेस है क्वेश्चन की, ये तीनों सही बैठेंगे तभी ये सही आएगा, अदरवाइज गलत आएगा। अरे आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम लोगों ने करना है ये सब। +2 में ये होगा तुम्हारे स्कूल में, देखना तब वो तुमको समापित समझ में आएगा कि कैसे चल रहा था क्वेश्चन। चलो अभी करते हैं। देखो पहले मुझे एक बात बताओ, उसको क्या चाहिए, फर्स्ट इवेंट क्या है, 4 ऑन थर्ड टॉस, कितने के होंगे, 3 डाई फेंके हैं तुमने, 3 डाई फेंके, बहुत केस होंगे। मैं तो ऐसे बता देता हूँ कैसे निकालना होता है। पहला हुआ 114, 124, 134, 144, 154,
164। डोंट वरी, मैं सारा नहीं लिखूंगा, मैं एक लिख दिया ना। कितने केस निकले? 6। 2 से स्टार्ट करोगे 6 और निकलेंगे, 3 के भी 6, तो टोटल 36 हुए। तो यहाँ पे आएगा 36/12। बात तो वही है भाई, 3 तो फिर भी आएंगे। एक फेस में फोर्थ चाहिए, वो है थर्ड टॉस। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड में क्या चाहिए उसको रेस्पेक्टिवली, तो कितने केस बनेंगे? 6। तो यहाँ पे लिख लो आराम से 6/216। अब दोनों को मिक्स कर दो। दोनों को मिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि 6 आना चाहिए फर्स्ट में, 5 आना चाहिए सेकंड में, और 1/216 होगा। अब तुम इसको मिक्स करके जब आंसर निकाल रहे हो तो ऊपर आ गया 1/216, नीचे आ गया 6। ये समझ में आया? पहले जो सबसे पहली बात पूछी है क्वेश्चन में वो क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। तो तुम अपने 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस का इंडिपेंडेंट केस देख लो, 36 केस निकलेंगे। उसके बाद सेकंड इवेंट क्या है, पीबी क्या है कि 6 एंड 5 मस्ट कम ऑन फर्स्ट एंड सेकंड टॉस रेस्पेक्टिवली। इसमें पता है क्या क्या आएगा? आएगा 651, 652, 653, ऐसे कर करके कहां तक जाएगा? 656 तक। तो क्या ये 6 केस नहीं है? अब दोनों को मिक्स कर दो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इन दोनों को मिक्स करना। तो जब तुम दोनों को मिला के पढ़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा कि 6 आना चाहिए फर्स्ट टॉस में, 5 आना चाहिए सेकंड टॉस में, और 4 आना चाहिए थर्ड टॉस में। ऐसा कितनी बार होगा? एक बार। अब इसको फॉर्मूला में डालो, आंसर आ गया 1/6। अच्छा, एक और लिखो, देखते हैं। आया कुछ? अभी नेक्स्ट वाले में पता चल जाएगा। इफ टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, if two dice are thrown together, what is the probability? If two dice are thrown together, then what is the probability that first die gives 6? First die gives 6, given that sum of the numbers on the two dice is 8. Given that sum of the numbers on the two dice is 8. करो इसको सेम पैटर्न में। ठीक, सही है। नहीं, वो कहीं पर अटक जा रहा तू। अच्छा, एक बात बता, सिर्फ सिंगल बता, 6 को फर्स्ट डाई में लाना है, कितने केस बनेंगे? हाँ हाँ, दैट इज 1/6, राइट, 1/6। और सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस शुड बी 8। अभी और कुछ मत सोच, सिर्फ इतना सोच, सम ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइस इज 8। कितने केस बनेंगे? क्या क्या बना बताना जरा। 3 5, 5 3, 2 6, 6 2, 4 4। कितने हो गए? 5 हुए ना। तो यहाँ पे लिख दिया 5/36। अब दोनों को मिला दो। दोनों को मिला देने का मतलब क्या है कि पहले डाई पे 6 आना चाहिए और सम भी 8 आना चाहिए। तो एक ही केस है ये वाला। तो यहाँ पे 1/36 आ गया आंसर। ऊपर 1/36, नीचे 5/36, आंसर इज 1/5। ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और इसी के ऊपर में। क्वेश्चन है, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, if a family has 2 children, what is the probability that both of them are girls, given that at least one is a girl? Given that at least one is a girl.
1/3, राइट। तेरा भी आ जाएगा पर एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है तू। तेरा ना एक जगह में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे। अच्छा एक बात बताओ, पहला पहला जो तेरा इवेंट है वो क्या है? पहला इवेंट क्या है? हाँ बोल, तू बोल, कोई बात नहीं। पहला लाइन क्या है? इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर गर्ल्स। सिर्फ इतने को पकड़ते हैं, बोथ ऑफ देम आर गर्ल्स। वैसे फैमिली में दो बच्चे होने हैं तो क्या क्या केस हो सकता है? बीबी, बीजी, जीबी, जीजी। तो पहला हो गया 1/4। अब सेकंड क्या है? एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। एटलीस्ट वन इज अ गर्ल कितने केस बनेंगे? 1, 2, 3, 3/4। अब दोनों को मिक्स कर दो। दोनों को मिक्स करने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल होने के साथ साथ बोथ ऑफ देम आर गर्ल्स होना चाहिए। तो वही की केस आएगा 1/4। अब ये उल्टा हो गया 1/4 अपॉन 3/4। आंसर इज 1/3। ठीक है, आ गया समझ में इसमें? और अब देखो ये वही है कि तुमको याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि क्या हुआ था इसके अंदर में। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर में एक पार्ट आता है तुम्हारा बर्नौलीज ट्रायल का। बट वो थोड़ा सा लंबा पार्ट है, अभी अगर मैं स्टार्ट करूंगा ना तो ये आधा घंटा से ज़्यादा टाइम ले लेगा, मतलब थोड़ा लंबा है। तूने किया था ये वाला वहाँ पे? अच्छा, तूने छोड़ दिया था ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ना 2-2, 3-3 क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं पेपर में। तो अब तुम्हारे ऊपर में है। देखो अभी वो पेपर भी कंडक्ट करना है, तो 30 क्वेश्चन है ऑलरेडी, तो वो 45 मिनट, तो ये मैं कल ही करवाऊंगा सोच रहा हूँ, तो फ्रेश करोगे इसको पहले। ठीक है, अभी अभी के लिए रहने देते हैं।